हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और जो हम आजकल फिजिक्स कर रहे हैं आप इसका अच्छे से अभ्यास भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था और वहीं पर हमने एक बात ये कही थी कि यदि किसी सतत आवेश वितरण वाली कोई हमारे पास चालक है, उससे कुछ दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम कूलाम के नियम का इस्तेमाल न करके गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम गॉस प्रमेय करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आधारभूत बातें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वहां हमें समझना है कि घन कोण क्या होता है। घन कोण, आपने पिछली क्लासेस में कोण के बारे में पढ़ा होगा। हम जानते हैं कोण यदि एक वृत्त इस प्रकार से बनाया जाए, मान लेते हैं यह वृत्त का केंद्र है जिसको कि हम O से प्रदर्शित करते हैं। हम कहते हैं इस वृत्त के केंद्र पर यदि एक परिधि का एक हिस्सा ले लिया जाए, मान लेते हैं यहां परिधि है हमारी, इस परिधि का यह हिस्सा है A तथा B। इस AB हिस्से के द्वारा वृत्त के केंद्र पर यह जो कोण अंतरित किया जाता है, यह जो ये झुकाव होता है, इसी को हम कहते हैं कोण। और कोण का सूत्र आपने वहां पढ़ा था, कोण बराबर होता था चाप बटे त्रिज्या, जहां चाप का अर्थ होता था ये घुमा हुआ हिस्सा AB, कर्व हिस्सा AB। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाप को लिख लिया AB बटे मान लेते हैं O से लेके A तक की दूरी या वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R है, तो वृत्त की त्रिज्या को हमने R से प्रदर्शित कर दिया। इस AB को यह बताने के लिए यह एक सीधी लाइन नहीं है, यह एक चाप है, इसके ऊपर हम इस तरीके से बना देते थे। अब यह हमारा सूत्र आ गया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का। यदि हमें वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित कितना होता है यह ज्ञात करना था, तो हम पूरा का पूरा चाप ले लेते थे। और हम जानते हैं पूरा का पूरा चाप का मान होता है 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या तो r ही होती है। तो वृत्त के केंद्र पर जो कुल कोण बनता है वह कोण निकल के आता है हमारा 2 पाई। अब हम बात यहां पर घन कोण की करेंगे। जो घन कोण होता है, कोण तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि घन कोण एक हम कह सकते हैं गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। तो हमने इस प्रकार से एक गोला बना लिया। इससे पहले एक बात और, क्या आप समझते हैं कि एक वृत्त तथा एक गोले में अंतर क्या होता है। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है और गोले को इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है। वृत्त और गोले में अंतर ये होता है, यदि आप एक तार लीजिए और तार को मोड़ करके एक इस प्रकार की आकृति यदि बना दी जाए, तो उस तार से जो आकृति बनती है उस आकृति को हम वृत्त या सर्कल कहते हैं। जबकि गोला एक तार को ऐसे घुमाने से नहीं बन पाएगा। गोले की शेप हमारे पास होती है, जैसे कि आपके घरों में फुटबॉल होगी या कोई भी जो बॉल होती है वह गोले की शेप को प्रदर्शित करती है। तो हम पहले ये देखेंगे कि गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वो कैसा होता है। ये मान लेते हैं गोले का केंद्र है और इस गोले के पृष्ठ पर हमने एक इस प्रकार से एक पृष्ठ की कल्पना कर ली। पृष्ठ मतलब जैसे आप फुटबॉल होती है तो फुटबॉल में अलग अलग कलर के पैचेस होते हैं ऊपर लगे, एक व्हाइट होता है, एक ब्राउन होता है। तो आप किसी भी एक हिस्से को यदि लें और वहां से उस गोले के केंद्र पर इस प्रकार से एक रेखाएं मिलाते चले जाएं। ये तो मैंने यहां टेढ़ा करके बनाया है, यदि आप चाहें तो इसे सीधा करके भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। इसमें
तो जो ये बनेगी, ये आकृति बनेगी एक शंकु जैसी। तो इस पृष्ठ द्वारा, कौन से पृष्ठ द्वारा? इस वाले पृष्ठ द्वारा, जिसको मैं यहां चेक कर बना रहा हूं इस तरीके से, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो ये ऐसा कोण अंतरित होता है जैसा हमारा शंकु होता है, या जोकर की टोपी के कोण पे जो बनता है, उस कोण को हम नाम देते हैं घन कोण। और यह जो कोण होता है इसको हम कहते हैं घन कोण, तथा इस कोण का जो मात्रक है वो होता है स्टेरेडियन। आपने 11th में जब पहले चैप्टर में मूल मात्रक पढ़े होंगे तो वहां पर आपने 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक पढ़े। वो 2 पूरक मात्रक यही थे कि कोण का मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा पूरक मात्रक था घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो जिस प्रकार कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, वैसे ही घन कोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। अब जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसको मान लो हम S से प्रदर्शित कर रहे हैं, मान लेते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल है S। तो हमने कहा पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया S। यदि यह सूक्ष्म है तो हम इसको, इसके आगे एक यह डेल्टा निशान और लगा देंगे। डेल्टा S मतलब ये क्षेत्रफल तो है लेकिन छोटा सा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया डेल्टा S बटे त्रिज्या का स्क्वायर। मान लेते हैं इस गोले की त्रिज्या R है, तो घनकोण हो जाएगा डेल्टा S बटे R स्क्वायर। यदि आप मात्रकों की बात सोच रहे होंगे दिमाग में, तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ये हम बता चुके हैं। तो ये हमारा घन कोण का सूत्र हो गया डेल्टा S बटे R स्क्वायर। जिस प्रकार कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर होता है डेल्टा S बटे R स्क्वायर। ये हमारा एक सूत्र आ गया। अब यहां पर एक छोटी सी बात हम और करना चाहेंगे। हम कहते हैं कि इसी आकृति को यदि अलग रूप में बनाया जाए तो हम कहते हैं इसको इस तरीके से बना सकते हैं। यह हमारा पृष्ठ हो गया, यह हमारा कोण हो गया, जिसको कि हम ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं घन कोण को। हम इस बिंदु, या जिसको हम गोले का केंद्र कह रहे हैं O, गोले का केंद्र कह रहे हैं O, यहां से यदि पृष्ठ पर एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो यह विस्थापन वेक्टर R को प्रदर्शित करती है। हमने 11th में पढ़ा था कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। हमने लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दूरी, इन सबको अदिश राशियां कहा था। 12th में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे और आगे भी, तो हम क्षेत्रफल को यहां एक सदिश राशि लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हम ये पूरा का पूरा, जैसे हम यहां पर एक गोला ले रहे हैं, इस गोले को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं। मान लेते हैं मैंने इस पूरे गोले के इस हिस्से का भी इतना छोटा सा एक हिस्सा ले लिया। अब इस हिस्से को यदि मुझे ये बताना है कि ये ठीक ठीक किस स्थिति में है, तो हमें इसको सदिश लेना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि अब आपने जो हमें क्षेत्रफल जो है उसको सदिश के रूप में लेना है। अब हमने यदि कह दिया कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो किसी भी क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ का ही होगा। आप जानते हैं पृष्ठ का ही क्षेत्रफल होता है। जैसे मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, इसका ये बाहर का जो व्हाइट हिस्सा है ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत
बाहर की ओर होता है। अर्थात इस पृष्ठ पर यदि मैं ऐसे करके ये मार्कर रख दूं तो मार्कर जो ये कोण बनाएगा चारों तरफ से, यदि यह कोण 90 डिग्री का कोण होगा तो हम कहेंगे यही इस पृष्ठ की दिशा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये सूत्र है W बराबर डेल्टा S बटे आर स्क्वायर, यह तब है जब जो दिशा वेक्टर R की है वही दिशा हमारी इस पृष्ठ के क्षेत्रफल, जिसे मैं डेल्टा S से प्रदर्शित करता हूं, यह डेल्टा S की भी दिशा यही है। तब तो हमारा सूत्र आएगा ओमेगा बराबर डेल्टा S बटे आर स्क्वायर। अब यहां पर हम एक स्थिति को थोड़ा सा बदल रहे हैं। हमने कहा यदि यह पृष्ठ R कोण के साथ, R के साथ विस्थापन वेक्टर के साथ एक थीटा डिग्री का कोण बना ले, मैंने कहा इस तरीके से मैंने इस पृष्ठ को रख दिया, यह पृष्ठ ये हो गया। अब ये जो मैंने नए पृष्ठ का निर्माण किया है, आप देखें तो यह इसका क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में होगा, इसमें डेल्टा S की डायरेक्शन यहां होगी। अब R और डेल्टा S के बीच का जो कोण है वो होगा थीटा डिग्री का कोण होगा। तो हम कहेंगे अब हमारा यही वाला जो सूत्र होगा, यह सूत्र परिवर्तित हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा S कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि कॉस थीटा क्यों लिया गया, क्योंकि डेल्टा S एक सदिश राशि है, तो हम डेल्टा S के दो घटक कर लेते हैं। एक इधर की ओर मिला दिया जाए तो इस वाली दिशा में जो घटक होगा वो डेल्टा S कॉस थीटा के बराबर होगा, और यहां से एक लंब खींच दिया जाए ऐसे इधर की ओर तो इस पे जो घटक बनेगा वो होगा डेल्टा S साइन थीटा के बराबर होगा। हमें तो R वाली दिशा में इस क्षेत्रफल वेक्टर का या क्षेत्रफल सदिश का घटक देखना है, और वह घटक डेल्टा S कॉस थीटा होगा। तो इसलिए हम डेल्टा S साइन थीटा को छोड़ देंगे, हम केवल उस घटक को लेंगे जो कि R की दिशा में है, इस R की दिशा में। तो हमारा फॉर्मूला आ गया ओमेगा बराबर डेल्टा S कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यदि क्षेत्रफल का मान छोटा सा है तो हम इस घन कोण को भी छोटा सा लेंगे, चाहे इसे dw से या डेल्टा W से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां पर भी आप चाहें तो W या डेल्टा W लिख सकते हैं। इस त्रिभुज का को हम कहते हैं डेल्टा, या इसको D से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है जो भी राशि इसके आगे लिखी हुई है वह सूक्ष्म है। तो यहां पर आपको दो बातें समझ में आ गई होगी। एक तो पिछला आपको समझ में आ गया कि कोण क्या होता है, साथ ही हमें आ गया कि घन कोण क्या होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि घन कोण का जो सूत्र है ओमेगा बराबर डेल्टा S बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। हमने किसी वृत्त के केंद्र पर जो कुल कोण अंतरित हुआ था वह निकाला था 2 पाई है। यदि किसी गोले के केंद्र पर कुल कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं W बराबर डेल्टा S बटे आर स्क्वायर होता है। यदि कुल संपूर्ण कोण निकालना हो कि पूरा कोण कितना होगा तो हमें पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं W बराबर, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर बटे नीचे हमारे पास है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर गया, यहां आ गया हमारे पास 4 पाई। इसका अर्थ हुआ किसी गोले के केंद्र पर जो कुल घनकोण अंतरित होता है वह 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है। फ्लक्स क्या होता है? हम कहते हैं यदि हम एक पृष्ठ लें, यहां हमने एक पृष्ठ ले लिया, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप थोड़ा ध्यान देंगे, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर दो बातें हैं। एक तो
पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजर रही हैं वह लंबवत होनी चाहिए, इस पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। यदि मैं ये बोर्ड ले लूं, व्हाइट बोर्ड, पीछे की ओर से यदि वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं तो वो इस तरीके से निकलनी चाहिए बाहर की ओर। तब हम कहेंगे कि इन बल रेखाओं की जो संख्या होगी वही हमारी विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो अब हम समझेंगे विद्युत फ्लक्स किन बातों पर निर्भर करता है। मैंने यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र बनाया है। अब यहां पर हमने दो पृष्ठ लिए, एक पृष्ठ तो मैंने ऐसा ले लिया और एक पृष्ठ मैंने इस प्रकार से ले लिया। तो आप देखिए इस वाले पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो कितनी है। आप देख रहे होंगे केवल 3 वैद्युत बल रेखाएं ही इस पृष्ठ में से पास हो रही हैं, जबकि इसके बगल वाले इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इसका फ्लक्स इसलिए ज्यादा है, या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि मैं विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करूं तो फाई एक तो अनुक्रमानुपाती होगा पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि मैं क्षेत्रफल को एस से प्रदर्शित करूं तो फाई अनुक्रमानुपाती होगा इसके। दूसरी बात मैं कहूं कि एक बार मैंने इस तरीके का पृष्ठ ले लिया, अगला पृष्ठ मैंने ऐसा ले लिया, यहां पर इसी साइज का मैंने एक पृष्ठ ले लिया। अब आप देखिए इन दोनों का इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे वैद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा होगा क्योंकि इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है। यदि एकांक क्षेत्रफल से वैद्युत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा हो तो हम कहेंगे फ्लक्स का मान भी ज्यादा होगा। इसका अर्थ है यह फ्लक्स अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के। जहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली होगा अर्थात वहां वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। जहां पर वैद्युत क्षेत्र वीक होगा, कमजोर होगा, वहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होगी और उनकी संख्याएं भी कम होगी। इसका अर्थ हुआ कि यदि वहां पर कोई एक पृष्ठ खींचा जाए तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या चूंकि कम होगी इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान भी वहां पर कम होगा। तो हम इन दोनों बातों को जोड़ दें तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर हो जाएगा E इंटू एस के बराबर होगा। यहां हमने अनुक्रमानुपाती का जो नियतांक है उसको 1 ले लिया है। तो हमारे पास पता चल गया विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुणा पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां इसको एस से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम यहां पर एक स्थिति लें, हम कहें कि यदि हमारे पास कुछ ऐसा हो, हमने कहा ये हमारे पास एक पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है वो अब की बार इस प्रकार से निकल रही है। जो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर इस तरीके से होगी। यह पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा है एस और यह वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है ई। तो हमने पीछे करा था कि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का वह घटक लेंगे जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में हो। तो हम कहते हैं यदि E और S के जो बीच का ये कोण है, यदि यहां कोण हो जाए थीटा, तो हम कह सकते हैं फाई का जो सूत्र होगा वो होगा फाई बराबर E इंटू एस इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा, जहां E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, S इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है
और थीटा एस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण क्या है? थीटा है। आप यहां से फ्लक्स का मात्रक भी निकाल सकते हैं। जो फ्लक्स का जो मात्रक होगा उसे हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं फाई बराबर होता है ई इंटू एस के। तो ई का फार्मूला आपको पहले से पता है। ई बराबर होता था हमारा एफ अपॉन क्यू के। यह हमारा ई। तो ई का मात्रक होता था एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक कूलाम। ई का मात्रक होता था न्यूटन बटे कूलाम। तो ई का मात्रक तो हमारे पास आ गया न्यूटन बटे कूलाम। साथ में एस तो हम जानते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का जो मात्रक आ गया वह आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? फ्लक्स का मात्रक हो गया। आगे जाकर के हम फ्लक्स के कुछ और नए मात्रकों को भी पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल अभिलंबित विद्युत फ्लक्स। तो हम विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं कि किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स होती है। तो कुल ये कहता है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल अभिलंबित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए, यानी कि वो जो उसने घेर रखा है, जितने आवेश को अपने अंदर रखा हुआ है, उस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना बड़ा गुना होता है। तो हम कैसे समझेंगे इसे? हमने कहा मान लेते हैं एक कोई पृष्ठ ले लिया हमने, ये मान लेते हैं इस तरीके का एक पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ के अंदर मान लेते हैं हमने कहीं पर भी एक क्यू आवेश रख दिया। तो अब अगर क्यू आवेश रखा है, ये धनात्मक आवेश है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, इस तरीके से निकलेंगी। तो जो फ्लक्स होगा फाई, विद्युत फ्लक्स, वह कहती है गॉस थ्योरम कि वह फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश है क्यू, इस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होगा, यानी कि यह होगा क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन। इसका अर्थ हो गया फाई का जो मान होगा वह क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। आप जानते हैं हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था एप्सिलॉन 0 जो होता है वह निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहलाता है। विद्युतशीलता होती है। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि जैसे हमने एक ये गोला लिया है, यह एक जो निश्चित आकृतियां होती है उसी के लिए ये गॉस की प्रमेय सत्य नहीं है, यह अनियमित आकृतियों के लिए भी सत्य है। अर्थात यदि इसी आवेश को मैं इस तरीके के एक आवेश के अंदर रख दूं, इस प्रकार के एक पृष्ठ के अंदर रख दूं जिसकी जो सीमाएं हैं वह अनियमित है, आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी है, तब भी यदि इसके अंदर मैं यही प्लस क्यू आवेश रख दूं तो इससे निकलने वाला भी जो फ्लक्स होगा उसका मान भी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के ही बराबर होगा। तो यह हमारी गॉस की थ्योरम है। अब समझ लीजिए कि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कहां होगा। जब जब हमें किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, तब तब हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आवेश बिंदु रूप में ना होकर के सतत रूप से व्यवस्थित हो या सतत रूप से बिखरा हुआ हो, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था किसी तार पर आवेश बिखरा हुआ हो या किसी पृष्ठ पर बिखरा हुआ हो या किसी एक 3D आकृति है हमारे पास, घन या घना या गोला, उसके पृष्ठ पर बिखरा हुआ हो, तब उसके द्वारा हमें उससे कुछ दूरी पर यदि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है
तब हमारा कूलाम का नियम हमारे लिए इतना अधिक उपयोगी नहीं रह पाएगा। उस विधि से यदि हम निकालेंगे तो हमने जो वहां पर पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें एक ही आवेश एक ही बिंदु पर अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का परिमाण जैसे ज्ञात करा था, अलग अलग जोड़ना, ठीक उसी विधि से हमें विद्युत क्षेत्र भी निकालना पड़ेगा और वह मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जहां पर आवेश सतत रूप से बिखरा हुआ होगा, आपको ध्यान रखना है वहां पर गाउस की प्रमेय का उपयोग करके हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना होगा। तो अब सबसे पहले हम इस गॉस की थ्योरम को प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि इसे कैसे प्रूफ करते हैं। अब हम गाउस के प्रमेय को प्रूफ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने इस प्रकार से एक पृष्ठ ले लिया, मान लेते हैं ये एक अनियमित पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर हमने यहां पर मान लेते हैं एक कोई आवेश रख दिया, इस आवेश का मान लेते हैं +Q, और जिस स्थान पर यह आवेश रखा हुआ है मान लेते हैं इस स्थान का नाम मान लेते हैं O। हम इस आकृति के पृष्ठ पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं यह बिंदु जो है वो है P। माना O से लेके P तक की जो दूरी है, इस दूरी को R से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब हम कहेंगे इस +Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, जिसको कि हम मान लें कूलाम के नियम से निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे +Q आवेश द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा, हम फार्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। मान लेते हैं यह है समीकरण 1। अब हम इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस P बिंदु पर एक इस प्रकार से एक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। एक छोटा सा पृष्ठ हमने ले लिया, मान लेते हैं इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसको हम ds से प्रदर्शित कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं इसे ΔS से प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस ΔS से प्रदर्शित कर रहे हैं, हम O से लेके जब P को मिलाते हैं तो विस्थापन वेक्टर की जो ये दिशा होती है, यह दिशा ये वाली होती है, ये हमारी वेक्टर R की दिशा है। जबकि इस P बिंदु पर जो क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है, और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये है, यह हमारी ΔS की दिशा है, ΔS इस दिशा में। तो इन दोनों के बीच का जो कोण हो गया वो हो गया थीटा। तब हम कहते हैं माना +Q आवेश यानी कि इस आवेश के द्वारा P बिंदु पर जो ये ΔS छोटा सा पृष्ठ है, आवेश द्वारा ΔS सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि छोटा सा पृष्ठ है इससे, इसलिए यहां से जो फ्लक्स गुजरेगा मान लेते हैं वह भी छोटा ही है, और उस फ्लक्स को हम डेल्टा फाई से निरूपित कर रहे हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था फाई बराबर E इंटू S इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम यहां लिखेंगे फाई बराबर E इंटू डेल्टा S इंटू साथ में आ गया कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कोण है वह है थीटा। जो जिस दिशा में ये विस्थापन वेक्टर की दिशा होगी, इसी दिशा में आगे यदि हम कहेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र E की भी दिशा होगी। तो E और डेल्टा S के बीच का जो कोण है वो क्या है, हमारा थीटा कोण है। तो हम कहते हैं कि डेल्टा फाई इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा S से गुजरने वाले फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। हम E का मान समीकरण 1 से रख दें तो लिखते हैं
समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, जब रखेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में आ गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। यह तो इस डेल्टा एस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, मुझे तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे? हम यदि ऐसे ही छोटे छोटे भी ले लें, यहां भी ले लें, यहां भी ले लें, इसी प्रकार पूरे में ले लें, तो सबके द्वारा इसी प्रकार से समीकरण आएंगी और अंत में यदि उन सबको जोड़ दें तो सारे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए एक सरल मेथड होता है जिसे हम कहते हैं समाकलन विधि। तो हम बाएं पक्ष का भी समाकलन कर देते हैं डेल्टा फाई, और दाएं पक्ष का भी समाकलन कर देते हैं जिसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आ गया डेल्टा एस कॉस थीटा। डेल्टा फाई का जब समाकलन करेंगे तो इसका अर्थ है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो वो फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई। समाकलन में जो परिवर्तनशील है वो डेल्टा एस है, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 नियतांक हो गया, इसे हम समाकलन के निशान से बाहर ले लेंगे। अंदर हमारा आ गया इंटीग्रेशन का निशान, साथ में आ गया डेल्टा एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं, इससे पहले हमने निकाला था डी डब्ल्यू का मान होता है डेल्टा एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए इस पूरे पद की जगह हम डी डब्ल्यू रख सकते हैं। 4 पाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इंटीग्रेशन के निशान के अंदर हमारा आ गया, इस पूरे की जगह आ गया डी डब्ल्यू। अब समझिए ये डी डब्ल्यू क्या है? यह डी डब्ल्यू वह घन कोण है जो इस संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पर अंतरित हो रहा है। तो केंद्र पर जो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा कोण अंतरित होगा वह कोण 4 पाई के बराबर होगा, जो कि हमने ज्ञात किया था। लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर हमेशा होता है 4 पाई, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मान यहां रखेंगे तो यह आ जाएगा फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू अर्थात केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण जो कि 4 पाई के बराबर होगा, उसको लिख लेंगे यहां पर 4 पाई से 4 पाई कट गया और हमारे पास आ गया फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और यही हमारी गॉस की थ्योरम थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, जिसको हम फाई से निरूपित करते हैं, उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए जो कि पृष्ठीय आवेश है, इस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मुझे विश्वास है कि आप जितने हमने पीछे डेरिवेशन कराए हैं आप इन्हें अच्छे से कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। साथ ही यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।